मैं अंकिता प्रिया आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ एक बार द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पादप ऊतक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पादप ऊतक को कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जिन कोशिकाओं में वैसे ऊतक जो उस तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। और वैसे ऊतक जो वैसी कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर विभाजन की क्षमता नहीं होती है तो इनकी संख्या कैसे बढ़ती है, क्योंकि पेट तो इतना से इतना बड़ा होता है, तो ये कहीं से तो पूर्ति होती होगी। तो क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जब पूर्ण वयस्क होती है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अल्प वयस्क होती हैं, पूरी तरह से वयस्क नहीं होती, तो जब ये पूर्ण वयस्क होती हैं और पूरी तरह से वृद्धि कर लेता है तो आगे चल करके वो परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं। यानी कि परमानेंट टिश्यू का निर्माण किससे हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हुआ है। ठीक है, अब हम लोग परमानेंट टिश्यू को तीन भाग में बांटते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और स्पेशल या सिक्रेटरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, किसे कहते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो पहले तो हुआ कि ये ऐसी कोशिकाओं से बना होता है जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। अब आगे एक एक करके हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को, इन तीनों का अध्ययन करेंगे तो खुद ही दिखेगा। इसको हम लोगों ने तीन भाग में बांटा। सिंपल परमानेंट टिश्यू को कितने भाग में बांटा? तीन भाग में बांटा। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज हम लोग पैरेन्काइमा को देखेंगे। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरेन्काइमा कि पैरेन्काइमा क्या होता है। तो पैरेन्काइमा जिन कोशिकाओं से बना होता है वो जीवित कोशिकाएं होती है। इसका नाम तो मृदुतक है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जैसे ही कोई कोशिका जीवित होगी तो उसमें साइटोप्लाज्म होगा। तो पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। इनमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, एक लार्ज साइज वैक्यूल होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा में क्या क्या हो गया? ये लिविंग कोशिकाओं से, जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जैसे ही जीवित कोशिका होगा तो साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होता है, एक लार्ज साइज वैक्यूल भी होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें? एक इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है अंतरकोशिकीय स्थान। अंतरकोशिकीय स्थान यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में, ना कि कोशिकाओं के अंदर। इससे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि अगर समाज में किसी एक जाति का लड़का या लड़की दूसरी जाति के लड़का या लड़की से शादी विवाह कर लेते हैं, तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उसने इंटरकास्ट मैरिज किया, इंटरकास्ट शादी किया, यानी कि अपनी जाति से बाहर जाके किया। ठीक उसी तरह से इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या हुआ? कोशिकाओं के बाहर खाली जगह होता है। अगर हम इंट्रासेलुलर स्पेस बोले तो कोशिका के अंदर, ठीक है, जो कि वैक्यूल में होता है, वैक्यूल होता है। अगर हम लोग इंटरसेलुलर बोल रहे हैं मतलब कि दो कोशिकाओं के बीच में कोशिका के बाहर का स्थान इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इसमें एक गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, केंद्रक होता है, लार्ज साइज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है और इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, अंतरकोशिकीय स्थान होता है। अब ये होता कहाँ कहाँ है? ये पैरेन्काइमा होता कहाँ है? नए पत्तियों में, नए जड़ में और नए तना में। पत्तियों और नए तनों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में। अब है कि एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स किसको कहते हैं? तो जब हम पत्तियों को काटते हैं और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये करीब 6-7 ये लेयर में होता है। ठीक है, जब इसको काटते हैं ऐसे पत्ती को, ये लेयर वाइज होता है। तो इसका जो सबसे बाहरी परत होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। जैसे कि प्याज को अगर छीलते हैं तो उसमें बहुत सारा लेयर निकलता है, ठीक उसी तरह से पत्ते को अगर हम काटते हैं तो ये उसमें बहुत सारा लेयर होता है। तो जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, ये पैरेन्काइमा कहाँ होता है? पत्तियों और तना के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में तथा नए निकलते हुए जड़ों में। ठीक है, अब यह देखते हैं कि इसका कार्य क्या क्या होता है। पैरेन्काइमा का कार्य क्या क्या होता है? तो पैरेन्काइमा का एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कि ये भोज्य
ये जैसे सबसे पहले तो ये हो गया, पत्तियों और जड़ों का सबसे बाहरी लेयर होता है, तो ये पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। पत्ती को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जड़ को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तना को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि ये पत्तियों के चूंकि सबसे बाहरी लेयर में होता है, और पत्ती में जो भोज्य पदार्थ का संचयन होता है स्टार्च के रूप में, वो यही होता है पैरेन्काइमा में। ठीक है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है उत्सर्जित पदार्थों का संचयन। अगर लिविंग थिंग है तो उत्सर्जन की प्रक्रिया भी होगी, तो कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी होंगे। तो पेड़ पौधों में मुख्यतः उत्सर्जित पदार्थ रेनिन, टैनिन, गोंद एक्सेट्रा होते हैं। तो इन सबों का संचय भी ये पैरेन्काइमा में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पार्श्व चालन में सहायक होता है। पार्श्व चालन मतलब लेटरल, ऐसे इस तरह की दिशा में, जैसे ये पेड़ है तो ये ऐसे ऐसे वाला चालन, ऐसे नहीं, हॉरिजेंटल नहीं, पार्श्व, ऐसे लेटरल। ठीक है। पार्श्व चालन में सहायक होता है। इसका इम्पोर्टेंस हम लोग आगे संवहन उत्तक में देखेंगे कि क्या होता है पार्श्व चालन। ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होता है, इसके कारण पेड़ पौधों में गैसीय एक्सचेंज जो होते हैं उसमें ये सहायक होता है। ठीक है। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में होने के कारण यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, इसमें भोज्य पदार्थ का संचयन होता है, भोज्य पदार्थों का संचयन होता है। तीसरा, उत्सर्जित पदार्थों का संचयन होता है। चौथा, गैसीय एक्सचेंज में सहायक होता है। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।